अगर उनको मेरी निष्पक्षता को लेकर चिंता हो रही होती तो ट्रोल मैं नहीं हो रहा होता, बाकी 50 एंकर हो रहे होते। तो उनको मेरी निष्पक्षता की चिंता नहीं है। उनको चिंता यह है कि जब हमने सबको खत्म कर दिया तो ये कैसे बचा रह गया है। तो वो हताश हैं। मेरे बचे होने के को लेकर या मेरे जैसों के बचे होने को लेकर वो हताश हैं। तो वो गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं। अगर मैं कहूं कि इसका कोई भी असर नहीं होता है तो ये ठीक बात नहीं होगी। अगर असर नहीं होता तो हम कहते भी नहीं। और इसलिए कहते हैं कि इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बेचैन हो गया हूं इनसे, बल्कि इसलिए भी आपसे बताता हूं। मैं लिखता हूं, मेरे दोस्तों से काफी बहस होती है कि तुम क्यों ये बात पब्लिक में डालते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के तहत हो रहा है, इसलिए पब्लिक में ये बात डालनी चाहिए कि गालियां दी जा रही हैं। बहुत ही वो मारने काटने की गालियां, तर्क वो करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने वो बहुत सारे लोग यहीं पे दिखा रहे थे कि एक वकील साहब प्रोफेसर हैं, जानते नहीं मेरे बारे में, लेकिन फोटो लगाए हुए हैं कि एंटी नेशनल है, और अपना स्टूडेंट फॉलो करते होंगे। तो एक तरह से ये एक नेटवर्क बना है कि हम सब के बीच से एक समर्थक बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जैसे ही आप दर्शक, नागरिक से दर्शक बनते हैं और दर्शक से लॉयल दर्शक बनते हैं, और फिर दर्शक से जैसे ही आप समर्थक में बदलते हैं, फिर आपको सवाल से का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर आप उस पार्टी के लिए झंडा उठा लेते हैं। और यही प्रक्रिया वो ज्यादा से ज्यादा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खूब गालियां पड़ती हैं, धमकियां पड़ती हैं, इससे जिंदगी पर असर पड़ा है। अच्छी बात ये हुई कि घर में बंद रहने के कारण मैं ज्यादा लिखने लगा हूं, तो 25,000 शेयर हुआ ना। हाँ, मैंने पूछा ना कि जब न्यूज चैनल युद्ध का मंच सजा रहे थे तो आप गांधी जी के नाम पर शांति पुरस्कार लेने चले गए। तो मैं बैठ के पढ़ता रहता हूं, लिखता रहता हूं, तो ये अच्छी चीजें हुई हैं। परिवार के लोगों पे भी असर तो पड़ता ही है कि जब हम परेशान रहते हैं तो जरूर हमारे दोस्तों पे भी असर पड़ता है। और हम कोई लोहे के नहीं बने हुए हैं, डर हमको भी लगता है। और जिसको भी डर नहीं लगता उससे थोड़ा सा बचिए, उससे दूर रहिए। जो भी बात बात पे सीना खोल ले, सीना दिखा दे, दूर रहिए। ऐसे बहादुरी नहीं होती है। हर दिन अपने डर को जीतना ही बहादुरी है। हर दिन अपने आप को बहादुर घोषित करना बहादुरी नहीं है। और वो सारे ट्रोल करने वाले, गालियां देने वाले क्यों अंत में जाकर ये सवाल पूछते हैं कि आप एंटी मोदी क्यों हैं। हम कहां एंटी मोदी, हम तो मोदी की मदद करते हैं सवाल पूछ के, ताकि समय पे पता चल जाए। तो बहुत ही खराब हालत है मीनाक्षी। और ये सामान्य, मैं यही सोचता हूं कि आम नागरिक के अंदर जब ये भय बैठता होगा तो वो कितना भयानक होता होगा। मुझे तो फिर भी इसकी आदत हो गई। अगर आपके फोन पे कोई 4 दिनों तक लगातार हजारों की संख्या में फोन और 3,000 से ज्यादा मैसेजेस भेज दे गालियों के, उनको देखना, उनको डिलीट करना, सबको एक बार में नहीं कर सकता क्योंकि पहले के कुछ मैसेजेस बहुत जरूरी होते हैं, उसको रखना पड़े, इसलिए आप सबको एक साथ बल्क में डिलीट नहीं कर सकते हैं। उनको डिलीट करने के लिए ही मुझे रोज 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठकर ये करना पड़े, तो ये वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि इसके जरिए पब्लिक के बीच में ही पब्लिक को एक दीवार बना दिया है। वो इस लड़ाई में अब सामने नहीं है, वो उपदेशक हैं। 7 दिन तक लड़ाई हो जाए, फिर वो कह सकते हैं कि हमारी लड़ाई कश्मीर को लेकर है, कश्मीरी लोगों से नहीं है। वो कह सकते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी रैलियां करनी होती, तो कुछ ना कुछ कहना है तो कहीं ना कहीं कुछ कह देते हैं वो। तो ये एक व्यवस्था बनी है जिसको उन्होंने लेजिटिमाइज किया, या उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स ने लेजिटिमाइज किया है। ये अब 5 साल के बाद अगर आप नहीं देख पाएंगे तो कब देख पाएंगे। ज्यादातर ट्रोल करने वालों को वो क्यों फॉलो करते हुए नजर आते हैं। और वही सिर्फ ट्रोलिंग की बात नहीं है, उनके पार्टी के जो नेता हैं, जो आईटी सेल के जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेजेस चलते हैं, सबकी भाषा एंकर से लेके वहां तक एक हो गई है और वो सब एक दिशा में जाती हुई दिख रही है।
तो हम लोग सोशल साइंटिस्ट भी हो गए हैं, देखते देखते तो समझ में तो आती है ना बात की ये बात आ कहां से रही है और जा कहां से रही है। तो बहुत खराब है, इसको रोज झेलना, गालियां बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में झेलना। हम सब अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ उन्हीं की माँ नहीं है कि जो जाके बैंक में लाइन लगा के फोटो खिंचवा लें। मेरी भी माँ है और मैं भी अपनी माँ की बड़ी इज्जत करता हूँ। न्यूज रूम की आप आलोचना करते रहे हैं, पर मीडिया का जो एक तबका है जो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है सब वाकिफ हैं। नहीं, वो एक तबका नहीं है, वो बड़ा तबका है। जी, बहुत 900 चैनल हैं इस देश में। हम तो 2 ही 4 चैनल को जानते हैं, पर ये काम कई 100 चैनलों से हो रहा है। पर मीडिया में खुद को इवैल्यूएट करने की, अपना खुद का आकलन करने की कोई ऐसी रिवाज नहीं रही है। ऐसे में आप किसी कॉन्क्लेव में जाते हैं, किसी संगोष्ठी में जाते हैं, वहां बड़ी नैतिकता की बातें होती है। वही संपादक जो न्यूज रूम में ऊप्स मूवमेंट और तैमूर डेस्क बनवा रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं थोड़ा दूर रहने लगा हूं आजकल। जी, मेरा सवाल यही है कि ये जो नैतिकता है, ये जो आदर्श है, सिर्फ संगोष्ठी और कॉन्क्लेव में क्यों है, न्यूज रूम में क्यों नहीं है? नहीं रहेगा, क्योंकि यही तो, अगर वो उन्हें पता है कि वो न्यूज रूम में कुछ बातें कहनी है, सबके पास एक भीड़ है ना, तो उनके भी कार्ड बढ़ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं वो जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। लेकिन अपना इवैल्यूएशन ही नहीं होगा। ये जो देखिए आप हिंदी के अखबारों के संपादकों का हाल देख लीजिए। हम न्यूज एंकरों की तो आलोचना होती है, उनके एडिटोरियल देखिए कितने खराब हो गए। और यही नहीं, कैसे पत्रकारिता को खत्म किया जा रहा है। मैं एक हिंदुस्तान अखबार देख रहा था कि 80-85 खबरों में कोई मुश्किल से 10-12 बाईलाइन भी नहीं है, जबकि वो बहुत बड़ा अखबार है। कुछ अखबारों में संपादकीय भी आना बंद हो चुके हैं। तो कैसे लिखेंगे? नाम से तो लिखने से अच्छा है, झमेला लेने से तो नहीं। आज छपते हैं वैसे, लेकिन वो पत्रकारों के नाम तक नहीं। तो जर्नलिस्ट को भी फेसलेस बनाना है और जो न्यूज रिपोर्ट है उसको भी इंफॉर्मेशन लेस बनाना है। अभी तक जो आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने से पढ़ना नहीं आ जाता है। जरा ध्यान से एक एक न्यूज आइटम को पढ़िए, तब आपको ये खेल पता चलेगा। ये मेरा मसला नहीं है, ना तो ये आरफा खानम शेरवानी का मसला है, ये इंस्टीट्यूशनल मामला है। और व्यक्तियों का, 2-4 व्यक्तियों का होना भी बहुत दुखद है। क्यों 2-4 व्यक्ति होने चाहिए जो अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं, या क्यों 2-4 वेबसाइट होनी चाहिए? 900 न्यूज चैनल हैं। आज आप एक भी न्यूज चैनल का नाम नहीं ले सकते कि ये जर्नलिज्म कर रहा है। तो काहे के लिए आपके घर में है? तो अंदर नहीं है। जो हमारे प्रेस की जो बॉडीज हैं, जो बनी हुई हैं संस्थाएं हैं, वो बहुत काम की नहीं है, बहुत काम की नहीं है। उनमें भी वही सब लोग हैं, और जो लोग भी होंगे तो क्या कर लेंगे? वो एक निंदा कर देते हैं, कंडेम कर देते हैं, वो ट्विटर पे आ जाता है, वो चलता फिरता कहीं गायब हो जाता है। लेकिन स्थितियां वैसे ही बनी रहती हैं। उनके ये कह देने से कि बरखा दत्त को, रोहिणी सिंह को, आरफा खानम को, मुझे अभिसार को ट्रोल किया जा रहा है, ये ठीक नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि फर्क आपको नहीं पड़ रहा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। और लोगों को फर्क नहीं पड़ना ही कई बार मुझे लगता है कि ये इस बात का प्रमाण है कि जो इन न्यूज चैनलों पर दिख रहा है वो शायद हिंदुस्तान में हो गया है। भारतीयों को यथास्थितिवादी कहा जाता था और ये सब दिखाई पड़ रहा है कि वो यथास्थिति में खुश हैं। अजीब तरह का, मतलब ये स्टेटस को तो नहीं है, क्योंकि जो हमने बुनियाद कायम की थी उसका रेफरेंस पॉइंट बदला, उसको पूरा ध्वस्त किया इन चैनलों ने। अब आप देखिए कि वो कहां से कोई सवाल पूछ रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखें तो ये एक पुराना स्टेटस को था वो ध्वस्त हो गया है। एक नई चीज इन्होंने बनाई तो जरूर है, और जिसमें जो अमर्यादा है, जो अनैतिकता है, उसको प्रतिष्ठित किया है। जो पहले से चली आ रही थी उसको स्थापित किया है, प्रतिष्ठापित किया है। तो जो अमर्यादाएं हैं, जो अनैतिकताएं हैं, उनको नैतिक बनाया है, उनको मर्यादित किया है। ये काम तो इन्होंने किया ही है कि अब आप चैनलों पर आकर देखिए। एक चैनल पे मैं देख रहा था कि 2 आर्मी के सज्जन रिटायर्ड जानकार बैठे हैं, और बगल में एक प्रवक्ता कह रहा तेरा नेता लुच्चा है, तेरा नेता लुच्चा है, और ये लुच्चा है, वो लुच्चा चल रहा था उसमें। मैं ये सोच रहा था कि अच्छे भले लोग भी जाकर इस गंदगी को क्यों लेजिटिमाइज कर रहे हैं? वो क्यों जाते हैं? हिंदुस्तान की आर्मी जेंटलमैन आर्मी कही जाती है, वो क्यों ऐसे एंकरों के बगल में बैठते हैं? क्या उनको भी लगने लगा है कि देश में उनसे ज्यादा ये नेशनलिस्ट, ये न्यूज एंकर हो गया है?
उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वहां पर नचवाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। हमारे जो रिटायर्ड सोल्जर हैं, बड़ा रिस्पेक्ट है उनके लिए, उनके नॉलेज के लिए। वहां वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता।